ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज बेसिकली आई कहाँ, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्यों इसको लाना पड़ा बैंकों के लिए। जनरली आप लोगों को पता है कि बैंक क्या काम करते हैं, ठीक है। जनरली बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उस डिपॉजिट से आए पैसे को वो लोन प्रोवाइड करते हैं और कुछ पैसा बचता है इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेनली कंपनी क्या है, जो बैंकिंग है उसका मेनली काम क्या है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, ठीक है। और उससे जो भी पैसा आया उसको थोड़ा सा अपने पास रिजर्व करके रख लिया, उसमें से कुछ पैसे को वो इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और कुछ पैसे को जो है वो यहाँ पर लोन के प्रोवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लोन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। पर इस काम से बैंकों को इतना प्रॉफिट जो है नहीं आ रहा, क्योंकि देखो बैंक अगर लोन ही सिर्फ बांटेंगे तो उनसे सिर्फ उनको इंटरेस्ट मिलेगा जितना, जिसकी वजह से उनके पास इतना इनकम जो है यहाँ पर नहीं आ पाएगी कि वो जो है बैंक को चला पाए, ठीक है। और आज के समय में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि जगह जगह पे बैंकों की ब्रांचें हैं, बहुत सारी बैंकें खुल चुकी हैं। तो आपस में कंपेरा यहाँ पर पैरा बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो बैंकिंग अपने डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना, उसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज। क्लियर आपको। तो पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज रेफर टू दोज एक्टिविटीज, ये वो एक्टिविटीज होते हैं carried out by bank which are other than their normal day to day एक्टिविटीज लाइक डिपॉजिट विड्रॉल, ठीक है। तो बैंक जो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करता है, जो उसकी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज है, उसके अलावा बैंक जो भी और सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जैसे आप लोगों को पता है अंडर राइटिंग करता है बैंक, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है कई जगह पे। तो ये सारी सर्विसेज हमारी क्या कहलाती हैं, पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। क्लियर है आपको। तो पैरा बैंकिंग का मतलब नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के अलावा किए जाने वाली एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटीज जनरली जो है बैंक फीस के लिए करते हैं, यानी कि इन एक्टिविटीज पे उनको जो है यहाँ पर फीस वगैरह मिलते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पर काम किया जाता है। अब बैंक्स जो है वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करती है, मतलब उनके पास कितने जरिए हैं जहां से वो पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है। तो देखो, पैरा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए बैंक के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंटली और एक होता है सब्सिडरी। यानी कि बैंक अपना ही कोई डिपार्टमेंट जो है पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए अलग से बना दे, ठीक है, और वहाँ से पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट कर दे, या फिर वो क्या करे, एक अलग अपनी सब्सिडरी कंपनी ही यहाँ पर खोल ले, ठीक है, जहां से वो जो है पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर परफॉर्म कर सके। तो इस दो तरीके से जो है बैंक्स यहाँ पर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। तो हम आगे यही देखेंगे कि बैंक इनको कैसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है बैंकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पैरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अंडरटेकन बाय बैंक। अब कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो पैरा बैंकिंग सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो कि एक नॉर्मल बैंक जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहली एक्टिविटी देखो क्या है, स्पॉन्सरिंग ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ठीक है। स्पॉन्सरिंग का मतलब देखो क्या होता है, बनाना, यानी कि स्टार्ट करना। स्पॉन्सर का जब मैंने आपको म्यूचुअल फंड में मीनिंग समझाया था, तो मैंने स्पॉन्सर का मीनिंग मैंने अच्छे से आपको बताया। स्पॉन्सर कौन होता है, जो कि यहाँ पर उसको स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे कंपनी में प्रमोटर होता है, ऐसे ही हमारे जो फंड्स वगैरह होते हैं उसमें एक स्पॉन्सर होता है जो कि इसको स्टार्ट करता है, ठीक है। अब देखो, स्पॉन्सरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है। तो बैंक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को जो है स्पॉन्सर कर सकता है, उसको यहाँ पर बना सकता है। अब बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होते क्या है, तो ये ऐसे फंड होते हैं जो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करते हैं, मतलब पब्लिक जो है यहाँ पर पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, और ये जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जाता है, ठीक है। तो बैंक जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी यहाँ फंड जो है यहाँ पर बना सकती है, और वहां से जो है रिसोर्सेज इकट्ठा करके पूल करके लोगों से उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट को चलाने के लिए, यानी कि इसको स्पॉन्सर करने के लिए भी बैंकों के पास दो तरीके, यानी कि अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड बनाना चाहती है तो एक तरीका क्या है, म्यूचुअल फंड कि म्यूचुअल फंड के अंडर जो है वो इसको बना ले। दूसरा देखो क्या है कि एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वो जो है यहाँ पर खोल ले। यानी कि एक तो तरीका क्या है कि वो क्या करे, म्यूचुअल फंड मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है, उसके अंडर जो है एक यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में म्यूचुअल फंड खोल ले और लोगों को उसमें जो है यूनिट सोल्ड करना स्टार्ट कर दे, और वहां से रिसोर्सेज जो है वो ले ले और इन्वेस्टमेंट कर सके। दूसरा तरीका क्या है कि वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ओपन कर ले, जिसका मेन काम क्या होगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को क्रिएट करना और उससे जो है मनी को लेना, ठीक है। तो दो तरीके से बैंक यहाँ पर परफॉर्म कर सकती है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस है जो कि आरबीआई समय समय पे जो है इशू करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, बैंक शैल नॉट contribute more than 49% of the equity of the infrastructure debt fund,
यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड बनाया गया है, ठीक है, और उसको बनाने के लिए जो हमारी बैंक है उसने एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ओपन की है, यानी कि हमने दो तरीके पढ़े ना, एक म्यूचुअल फंड और एक नॉन बैंकिंग कंपनी। तो अगर बैंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होके, तो उस केस में देखो मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग होगी किसी भी बैंक की, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होगी वो कितनी होगी 49%, यानी कि इससे ज़्यादा उस कंपनी के जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसके शेयर जो है बैंक के यहाँ पर होल्ड करके नहीं रख सकता। इसके अलावा ए बैंक कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेस देन 30% ऑफ द इक्विटी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल शेल नॉट बी अ स्पॉन्सर, यानी कि देखो मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है 49% और मिनिमम कितनी है 30%, यानी कि अगर कोई बैंक यहाँ पर जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ना, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 30%, उससे कम यहाँ पर जो है इक्विटी शेयर होल्ड करके रखता है, तो उस केस में वो स्पॉन्सर नहीं हो सकता, यानी कि वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ओपन नहीं कर सकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को बनाने के लिए। तो ये हमारे कुछ गाइडलाइंस है जिनको यहाँ पर बैंकों को फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो इक्विपमेंट लीजिंग एंड हायर परचेज बिजनेस। तो यहाँ पर मैं आपको चीज पहले बता दूं, ये जो फंक्शंस है ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़े हुए, ठीक है। इक्विपमेंट लीजिंग का भी हमें रिसेंटली जो है इसको कवर किया था। तो इक्विपमेंट लीजिंग बेसिकली क्या होता था, इसमें हम क्या करते थे, कोई भी जो एसेट वगैरह है उसको हम खरीदते नहीं थे, हम क्या कर लेते थे उसको कुछ दिन यूज करने के लिए किराए पे जो है ले लेते थे, जिसके ऊपर जो है हम यहाँ पर फीस पे करते थे, ठीक है। एक रेगुलर अमाउंट जो है पे करते थे जिसको हम लीज रेंटल कहते थे। तो जो बैंक्स है वो इक्विपमेंट लीजिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, और हायर परचेजेस भी यहाँ पर कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या है कि अगर कोई बैंक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी खोल के ये इक्विपमेंट लीजिंग और हायर परचेज बिजनेस करना चाहती है, तो उसके लिए उसको अप्रूवल लेना जरूरी है, किससे, आरबीआई से, ठीक है। तो दो तरीके मैंने आपको बताया, एक क्या है सब्सिडरी कंपनी ओपन करके, दूसरा डिपार्टमेंट। तो अगर सब्सिडरी कंपनी ओपन करते हैं इक्विपमेंट लीजिंग करने के लिए, हायर परचेज बिजनेस करने के लिए, तो उस केस में आरबीआई से अप्रूवल लेना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। अब आरबीआई जो है यहाँ पर कुछ कंडीशंस रखता है जिसको यहाँ पर फुलफिल करना जरूरी होता है। तो अगर यहाँ पे इक्विपमेंट लीजिंग जो है सब्सिडरीज के थ्रू की जाती है, तो ये कंडीशन होती है आरबीआई की, जो वो सब्सिडरी है वो प्राइमरली जो है यहाँ पर हायर परचेज और इक्विपमेंट लीजिंग का ही काम करेगी, यानी कि उसके अलावा और कोई वो काम ज़्यादा नहीं कर सकते। प्राइमरी बिजनेस उसका इक्विपमेंट लीजिंग और हायर परचेज ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब डिपार्टमेंटली भी यहाँ पर इक्विपमेंट लीजिंग की जो है यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट के वाइज यहाँ पर सर्विसेज दी जा रही है, तो उस केस में आरबीआई से जो है अप्रूवल लेना जरूरी नहीं होता है। इस केस में सिंपली जो है बैंकों को क्या करना होता है, जो भी वो एक्टिविटीज कर रही होती है उसकी एक रिपोर्ट बना के आरबीआई को जो है दे देनी होती है, ठीक है, ताकि आरबीआई को भी पता लगता रहे कि जो बैंक है वो कैसे यहाँ पर काम कर रही है। चाहे डिपार्टमेंटल बेसिस पे हमें जो अप्रूवल लेना जरूरी नहीं है, वो कंडीशन नेसेसरी नहीं है, पर आरबीआई फिर भी यहाँ पर कंट्रोल रखता है। साथ के साथ अगर इक्विपमेंट लीजिंग यहाँ पर जो है स्किल परफॉर्म करनी है, एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो स्किल्ड पर्सोनल होने, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी वो यहाँ पर जरूरी है। साथ के साथ, ठीक है, जो हमारा बैंक है जब भी वो डिपार्टमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है इक्विपमेंट लीजिंग की, तो उस केस में वो जो भी इक्विपमेंट लीजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उसको जो है लोन और एडवांसेस के तरीके से ही ट्रीट करेगा, यानी कि उसकी जो रिस्क वैल्यूएशन जनरली जब वो लोन प्रोवाइड करता है तो जितनी वो रिसर्च करता है वो इक्विपमेंट लीजिंग करने पे भी करेगा। उसके बाद एक लिमिट भी है कि वो कितना इक्विपमेंट लीजिंग यहाँ पर कर सकता है। तो अगर देखो यहाँ पर कोई सिंगल बोरोवर है तो मैक्सिमम बैंक अपने कैपिटल फंड का 15% ही यहाँ पर इक्विपमेंट लीजिंग कर सकता है उस पर्सन को, ठीक है। और अगर किसी केस में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है, वैसे तो लिमिट कितनी है यहाँ पर हमारे 15% किसका, कैपिटल फंड का, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, बैंकों का जो टोटल यहाँ पर कैपिटल फंड होता है। पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसकी इसमें हमारा 20% हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जो बोरोवर, अगर यहाँ पर सिंगल ग्रुप को तो हमने 15% दिया, 20% दिया, अगर यहाँ पर जो बोरोवर है वो हमारा ग्रुप में आ जाते हैं, यहाँ तीन चार लोग मिलके आपस में आ जाते हैं, तो उस केस में जो यहाँ पर हमारी लिमिट होगी वो कितनी होगी 40%, कैपिटल फंड का 40% यहाँ पर जो है इक्विपमेंट लीजिंग में बैंक दे सकता है, ठीक है। और अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ गया तो उस केस में 50% हो गया। क्लियर है। उसके बाद जो टोटल एक्सपोजर वो करेगा, यानी कि जो टोटल इक्विपमेंट लीजिंग करेगा वो यहाँ पर 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसके, टोटल एडवांसेस से, यानी कि वो जो टोटल लोन्स एंड एडवांसेस देगा उसके 10% से ज्यादा वो इक्विपमेंट लीजिंग नहीं कर सकता। तो ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन थी प्रूडेंशियल नॉर्म से, जो कि इक्विपमेंट लीजिंग करते वक्त बैंकों को फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, फैक्टरिंग सर्विसेज, ठीक है। फैक्टरिंग सर्विसेज क्या होता है, इसमें जनरली देखो जो बिजनेसमैन होते हैं वो उनके जो अकाउंट रिसीवर्स होते हैं, यानी कि उनको जो पैसा
जो उन्होंने सामान उधार पे बेचा हुआ है उसका जो पैसा उन्हें फ्यूचर में मिलना होता है उसको जो है यहाँ पर बैंकों के पास जाके वो सेल कर सकते हैं और उससे जो है फंड रेस कर सकते हैं। तो जो बैंक्स होते हैं वो फैक्टरिंग सर्विसेज भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड करते हैं। तो फैक्टरिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें बिजनेस अपने जो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं वो किसी थर्ड पार्टी कौन, बैंक हमारी, उसको यहाँ पर सेल कर देते हैं ताकि उससे जो है वो फंड रेस कर सके। अब इसके रिगार्डिंग भी जो है यहाँ पर गाइडलाइंस है। सबसे पहले देखो, द एग्रीगेट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन फैक्टरिंग सब्सिडरीज एंड फैक्टरिंग कंपनीज शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द बैंक पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। यानी कि अगर यहाँ पर ठीक है बैंक जो है वो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई सब्सिडरी बनाता है तो उसमें मैक्सिमम जो है वो 10% ही यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कि जो टोटल उसके जो पेड अप और कैपिटल रिजर्व है उसका 10% ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस। अब बैंक जो है वो प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस आप लोगों को पता है, ठीक है, ये ऐसे डीलर्स होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के लिए। तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट से जो आरबीआई ऑक्शन करवाता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से, उसको यहाँ पर जो बल्क में खरीद लेते हैं और बाद में वो अलग अलग इन्वेस्टर को यहाँ पर बेच देते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर बैंक्स होते हैं वो प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस भी यहाँ पर जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी डीलर कौन होते हैं, ठीक है, ये ऑथराइज पर्सन होते हैं जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं। तो जो हमारा बैंक है वो यहाँ पर सब्सिडरी के थ्रू, ठीक है, अगर यहाँ पर सब्सिडरी के थ्रू यहाँ पर प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए उसे जो है यहाँ पर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह यहाँ पर जो है बनना पड़ेगा और उसको आरबीआई के अंडर रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी कि अगर सब्सिडरी ओपन कर रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन पहले आरबीआई के अंडर होगी। और कैसे होगी, एज अ एनबीएफसी, यानी बैंक को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यहाँ पर ओपन करनी पड़ेगी अगर वो प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस करना चाहता है तो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिपार्टमेंट के थ्रू भी कर सकता है, उसके लिए उसको फिर से आरबीआई के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के तहत। क्लियर है। तो रजिस्ट्रेशन दोनों ही केस में जरूरी है, चाहे वो सब्सिडरी हो चाहे वो डिपार्टमेंटल वाइज यहाँ पर जो है प्राइमरी डीलरशिप बिजनेस को किया जा रहा हो। बस डिफरेंस क्या है, अगर यहाँ पर सब्सिडरी के थ्रू है तो एज अ एनबीएफसी, और अगर यहाँ पर डिपार्टमेंट के थ्रू है तो इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होती है। नेक्स्ट देखो, अंडरराइटिंग एक्टिविटीज। बैंक जो है वो अंडरराइटिंग एक्टिविटीज भी जो है परफॉर्म करता रहता है। तो बैंक जो है वो इधर डिपार्टमेंटली यानी कि डिपार्टमेंट वाइज भी यहाँ पर अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, या फिर वो मर्चेंट बैंक, ठीक है, मर्चेंट बैंक के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो जब भी बैंकों को अंडरराइटिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी है तो वो डिपार्टमेंट के थ्रू और मर्चेंट बैंकिंग सब्सिडरी के थ्रू यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, म्यूचुअल फंड बिजनेस। अब बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड बिजनेस भी यहाँ पर करते हैं जिसके अंडर वो फंड स्कीम्स, नई नई स्कीम्स लॉन्च करते हैं और लोगों से जो है लोगों को यूनिट सेल करते हैं और उससे जो है रिसोर्सेज जो है पूल करते हैं, यानी कि पैसा फंड रेज करते हैं। क्लियर है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर जरूर है, बैंक्स डिजायर टू अंडरटेकिंग म्यूचुअल फंड बिजनेस। अगर बैंक यहाँ पर म्यूचुअल फंड बिजनेस करना चाहता है तो उसके लिए उसको आरबीआई से जो है यहाँ पर परमिशन लेनी जरूरी है। तो हर काम में आप देखोगे, हर काम में जो है आरबीआई से परमिशन कंपलसरी, आरबीआई का पूरा यहाँ पर कंट्रोल होता है। क्लियर है। तो यहां पर अगर बैंक खुद यहां पर बिजनेस कर सकता है, करना चाहता है तो वो आरबीआई से अप्रूवल लेगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि बैंक एज अ एजेंट भी काम कर सकता है। एजेंट आप लोगों को पता नहीं, ये सिर्फ अब क्या काम करेगा, जो हमारा बायर है, ठीक है, जो इन्वेस्टर है और जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उनके बीच में डील करवाने का काम करेगा। यानी कि ये खुद तो परफॉर्म कर ही सकता है, खुद म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करेगा और इन्वेस्टर को बेचेगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि एज अ एजेंट ही सिर्फ काम करेगा जहां पर वो ज्यादा रिस्क बेयर नहीं करेगा। तो इस केस में एक्ट एजेंट की तरह का काम करेगा और सिर्फ ये थर्ड पार्टी और जो हमारे इन्वेस्टर है उसके बीच में सेल परचेज करवाने का काम करेगा। जब भी बैंक एज अ एजेंट काम करता है, यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनीज के केस में जब भी एज अ एजेंट काम करेगा तो कुछ कंडीशंस हैं जो कि बैंक को यहाँ पर पूरी करनी पड़ेंगी। कंडीशन कह लो या फिर कुछ रूल्स हैं जो कि बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, बैंक शुड फॉरवर्ड द इन्वेस्टर एप्लीकेशन फॉर परचेज एंड सेल। तो इसमें बैंक क्या करेगा, जो भी परचेजर होगा, जो इन्वेस्टर होगा, जो यहाँ पर खरीदना चाहता है, तो वो जो भी एप्लीकेशन देगा, बैंक का काम है कि उस एप्लीकेशन को कहाँ पे पहुंचाएगा, जो हमारे म्यूचुअल फंड है, जो रजिस्ट्रार है, जो एजेंट्स है, उनके पास जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर, मैंने बताया ना दोनों के बीच में सिर्फ डील करवाने का काम कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन को पहुंचाएगा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास और फाइनली वो अप्रूव करेगी और इसकी सेल परचेज यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, बैंक शुड नॉट एक्वायर यूनिट्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैंक अगर एजेंट के तरीके से काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ एजेंट ही रहेगा, वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स नहीं खरीद सकता। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बैंक शुड नॉट बाय बैक यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी कि
इसमें बायबैक का मतलब क्या होता है, रीपर्चेज करना। यानी कि अगर यहाँ पर कोई बैंक है, उसने अपने कस्टमर को म्यूचुअल फंड कंपनी से एक यूनिट जो है परचेज करवा दी, ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टर के बीच में और म्यूचुअल फंड के बीच में डील करवाई, और इसने जो है मान लो 5 यूनिट्स यहाँ पर खरीद लिया, ठीक है। अब बैंक जो है इसको वापस से कस्टमर से खरीद नहीं सकता, ठीक है। बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि भाई देख ये मैंने तेरे को बिचवाई थी, अब मुझे ये वापस से खरीदे, मुझे भेजो, ऐसा बिल्कुल भी बैंक नहीं कर सकता, कस्टमर से, अपने कस्टमर से नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट देखो, बैंक एक्सटेंड एनी क्रेडिट फैसिलिटी। अब देखो ये जो यूनिट्स है, ठीक है, ये यूनिट्स इसको किसने दिलवाई है, इसके कस्टमर को। बैंक ने इस किसको दिलवाई है, इसके कस्टमर को। यानी कि जब कस्टमर को कभी लोन की जरूरत पड़ती है तो वो जो है इस यूनिट्स को, जो उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदा है, उसको गिरवी रख के उसके अगेंस्ट जो है लोन ले सकता है। बैंक ऐसा कर सकता है, लोन दे सकता है, पर यहाँ पर उसकी, अगर यहाँ पर आरबीआई जो है वो यहाँ पर अप्रूव करेगा तभी। यानी कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट जो बैंक ने यहाँ पर दिलवाई अपने कस्टमर को, उसके अगेंस्ट बैंक लोन दे सकता है, पर उसको आरबीआई की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जरूरी होगा। आरबीआई की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है वो पैसे दे सकता है, लोन दे सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जब भी ये डील करवाता है, जो हमारा बैंक है डील करवाएगा, तो उसकी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट है और जो कस्टमर की इन्वेस्टमेंट है उसको जो है अलग अलग करके रखें। यानी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर बैंक एजेंट के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर कस्टमर को जो है यहाँ पर यूनिट्स खरीदवा रहा है, ठीक है, कस्टमर यहाँ पर यूनिट्स खरीद रहा है, ठीक है, पर जो बैंक है उसने उसको अपनी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर लिया, यानी कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट एज अ शो कर रहा है। तो ऐसा नहीं, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अलग करना जरूरी होगा बैंक के। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हो गया यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस। बैंक जो है इंश्योरेंस बिजनेस भी प्रोवाइड कर सकता है। जनरली जो है बैंकों के लिए ये कंपलसरी होता है कि वो जो है जो इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइड करेंगे वो बिना रिस्क लिए ही प्रोवाइड करेंगे। यानी कि इसमें क्या होता है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट के तरीके से ही काम करता है इंश्योरेंस कंपनी और अपने कस्टमर के बीच में। यानी कि वो सिर्फ उनके बीच में डील करवाएगा और किसी भी तरह का यहाँ पर रिस्क नहीं लेगा। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन होती है, अगर यहाँ पर बैंक रिस्क लेके अपना, क्योंकि देखो अगर रिस्क कम है तो आप लोग को ऑब्वियसली पता है कि रिटर्न भी कम ही होगी। बैंक सिर्फ एजेंट के तरीके से काम करेगा, अपना रिसोर्सेज भी लगा रहा है, पर उसको प्रॉफिट इतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। एक फीस, नॉमिनल से फीस यहाँ पर मिल रही है, जिसके लिए बैंक के पास ऑप्शन होता है कि वो जो है अपनी सब्सिडरी ओपन करके या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ पर इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जिसमें उसकी रिस्क पार्टिसिपेशन भी होगी और प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन भी होगा। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा उसको जो है मिलेगा। क्लियर है आपको। तो जर्नली वो एक एजेंट के तरीके से काम करता है, पर कई केसेस में वो एक अपनी सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर भी ओपन कर सकता है, पर ऐसे ही नहीं ओपन कर सकता। आरबीआई कुछ रूल्स यहाँ पे लगाएगा जिनको यहाँ पर फॉलो करना जरूरी है। वो रूल्स क्या है? सबसे पहले देखो, अगर कोई बैंक यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ओपन करना चाहता है तो कम से कम उसकी नेटवर्थ 1000 करोड़ होनी चाहिए। कम से कम उसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ होनी चाहिए। साथ के साथ जो उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि देखो, अगर किसी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट पहले ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है जो आरबीआई उसको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि और रिस्क कैसे ले, पहले ही इतना रिस्क ले लिया है, पहले ही बहुत लॉस में जा रहा है। तो इसीलिए आरबीआई इंश्योर करता है कि कोई भी बिजनेस बैंक जो है अगर इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहती है तो उसके जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो कम से कम कितने, नॉट मोर देन 3%, 3% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। साथ के साथ पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में उसको प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि जो हमारी बैंक से पहले लॉस मेकिंग है, पहले ही उसको लॉस हो रहा है और वो जो है और बिजनेस में पैर पसारे जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पिछले कम से कम 3 सालों में उसने जो है प्रॉफिट कमाया होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, पेंशन फंड मैनेजमेंट। पेंशन फंड के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में जो है पढ़ लिया था। तो बैंक्स जो है यहाँ पर पेंशन फंड मैनेजमेंट की भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो कस्टमर को अलग अलग एडवाइस वगैरह देते हैं कि वो कैसे पेंशन प्रोडक्ट जो है वो खरीद सकते हैं, जिनको उनको ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो इसके लिए देखो, बैंक जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी बना के इस काम को कर सकते हैं। जैसे मैंने कई चीज़ें मैं आपको बताया कि बैंक डिपार्टमेंट में ओपन कर सकता है सब्सिडरी, पर इस केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरी, सिर्फ एक सब्सिडरी भी ओपन कर सकता है बैंक, जिसके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर अब एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब देखो, इसके लिए सब्सिडरी ओपन करने के लिए भी कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी है, तो वो हमारी बिल्कुल सेम है जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ी थी। तो यहाँ पे देखो, जो उसकी नेट वर्थ है नॉट लेस देन 7500 करोड़ होनी चाहिए आफ्टर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी ऑफ सच कंपनी। यानी कि कोई भी यहाँ पर कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी बैंक हो, जब उसने अपनी यहाँ पर सब्सिडरी ओपन की है तो उसमें जब वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, जितनी उसने इन्वेस्टमेंट करनी थी, जब वो पूरी इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसके बाद उसकी जो नेट वर्थ है वो कम से कम 7500
7500 करोड़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7500 करोड़ होनी चाहिए। क्लियर है? साथ के साथ जो उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने जो है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में उसने प्रॉफिट कमाया होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है बैंक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज में क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक? जनरली जो उसके कस्टमर्स हैं उनको एडवाइस देता है कि आप जो है कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहां पर आपको ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, बैंक यहाँ पर एक्सपर्ट की हेल्प से कस्टमर को अच्छी अच्छी सलाह देता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसके बदले में बैंक जो है वो फीस चार्ज करता है हमारे कस्टमर से। ठीक है, बैंक कस्टमर के बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। अब जो बैंक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाता है, ठीक है, जो कस्टमर है बैंक के, उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह किए उनको मैनेज करने का काम भी कौन करता है? हमारा बैंक ही करता है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है? और सेटअप अ सब्सिडरी फॉर द पर्पस विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए आरबीआई की जो परमिशन है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, वो यहाँ पर लेनी जरूरी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बैंक ऑलरेडी अंडरटेकिंग पीएमसी। पीएमसी का मतलब हमारा यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, डिपार्टमेंटली ऑन द डेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ शेल इंश्योर कंप्लायंस। अगर कोई बैंक, ठीक है, पहले से ही इस सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, डिपार्टमेंटल ओपन किया हुआ है उसने अपना, और उसमें वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है, तो उस केस में उसको जो है कुछ यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी है। तो पहली चीज देखो, अगर कोई सब्सिडरी ओपन करनी है या फिर कोई न्यू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ओपन करनी है तो आरबीआई का अप्रूवल जरूरी है। पर अगर किसी केस में पहले से ही बैंक ये काम कर रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट ओपन करके, तो उस केस में उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो करने जरूरी है। सबसे पहले देखो, पीएमसी शैल बी इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बैंक है वो एडवाइस ही देगा, यानी कि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेगा। क्लियर है आपको? ऐसा ना हो, ठीक है, बैंक ऐसा ना करे कि कस्टमर को जो है कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दे दे कि आपका पैसा सेफ रहेगा, तो उस केस में अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो कस्टमर को पैसा कौन देगा? बैंक देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एडवाइस की फॉर्म में ही सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती हमारी जो बैंक है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, एंटायरली, ठीक है, एंटायरली रिस्क किसका होगा? हमारा कस्टमर का होगा, जिसके बदले में यहाँ पर जो हमारा बैंक है वो यहाँ पर एक फीस चार्ज करेगा अपनी सर्विसेज को देने के लिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द फंड शैल नॉट एक्सेप्टेड फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। यानी कि जो यहाँ पर बैंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेगा वो कम से कम 1 साल के लिए करेगा। अगर 1 साल से कम है तो उसको वो बैंक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मिनिमम पीरियड कितना है? 1 साल जरूरी है। 1 साल तक बैंक जो है उस फंड को मैनेज करेगा, पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फ्रॉम क्लाइंट्स शैल नॉट बी इंटरेस्टेड टू द अनदर बैंक फॉर मैनेजर। यानी कि अगर कोई बैंक है उसने कस्टमर का पोर्टफोलियो लिया है, उसको वो मैनेज करता है, तो बैंक उस पोर्टफोलियो को किसी दूसरी बैंक को नहीं दे सकता कि अभी मेरे पास बहुत काम है, मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये मैनेज जो है मैं उठा के किसको दे दूंगा? यहाँ पर दूसरी बैंक को दे दूंगा और बीच में मेरा कमीशन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बैंक ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की खुद अडॉप्ट किया है तो वो खुद ही करेगा, किसी और बैंक को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो, रेफरल सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखो बैंक क्या करता है? रेफर करता है। क्या रेफर करता है? जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारा इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनीज के बेस पर जो हमारा बैंक है वो क्या करता है? अपने जो कस्टमर है उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता है। तो वो क्या कर रहा है? एक तरह का रेफरी तो कर रहा है। क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है। ठीक है, तो रेफरल सर्विसेज भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो रेफरल सर्विसेज बेसिकली क्या होती है? तो यहाँ पर देखो, इट इज अ अरेंजमेंट बिटवीन अ बैंक एंड अ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो ये एक अरेंजमेंट होती है किसके बीच में? बैंक के बीच में और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यानी कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी होगी या फिर कोई और कंपनी भी होगी, ठीक है, उनके बीच में अरेंजमेंट होता है जिसमें जो हमारा बैंक है वो अपने कस्टमर को रेफर करता है उस थर्ड पार्टी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को, ताकि उसकी भी सेल हो और इसको यहाँ पर कमीशन मिल सके। नेक्स्ट देखो, रिटेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारी होती है उसकी रिटेलिंग भी करता है बैंक। रिटेलिंग का मतलब उसको खरीदा बेचा, ठीक है, उसका काम भी यहाँ पर करता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज और सर्विसेज थी जो कि एक बैंक यहाँ पर परफॉर्म करता है। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिमिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ें। फटाफट से बता दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हमने यहाँ पर लिमिट्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो बैंक है इन सर्विसेज को
करने के लिए उसे सब्सिडरी ओपन करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ यहाँ पर लिमिट्स लगाई गई है कि मैक्सिमम वो अपनी सब्सिडरी में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब उसके इक्विटी शेयर्स खरीदना, ठीक है, इन अ सब्सिडरी कंपनी और अ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है, और अ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, ठीक है। तो सब्सिडरी कंपनी का मीनिंग आपको पता है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का मतलब जो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करती है, यानी कि कोई भी बैंक अपनी सब्सिडरी कंपनी या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें मैक्सिमम जो है यहाँ पर 10% का ही कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है। यानी कि जो हमारी बैंक है उसकी जितनी भी पेड अप शेयर कैपिटल है या फिर रिजर्व्स हैं उसका जो 10% होगा उसके इक्वल ही वो जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती है। क्लियर है। अगर यहाँ पर मान लो किसी बैंक का जो पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व है वो 100 करोड़ है, तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर 10 करोड़ रुपीज ही यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी या फिर सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट इन फैक्टरिंग सब्सिडरीज। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट बता दिया कि अगर फैक्टरिंग सब्सिडरीज है तो उसमें मैक्सिमम जो है 10% तक का ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोजर। रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सपोजर का मतलब कि बैंक मैक्सिमम कितना यहाँ पर लोन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, लोन की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बैंक्स आर नॉट अलाउड टू होल्ड मोर देन 10% इन इक्विटी ऑफ अ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ठीक है। अगर कोई एनबीएफसी है जिसका मेन काम क्या है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पब्लिक से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करके, तो उस केस में उसमें जो मैक्सिमम यहाँ पर एक्सपोजर होगा यानी कि जो मैक्सिमम पैसा दिया जाएगा वो होगा 10%। कितना होगा 10% इक्विटी, कितना होगा 10%। तो एनबीएफसी के सिर्फ और सिर्फ 10% तक ही इक्विटी बैंक बाई कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो बैंक शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% इन द यूनिट कैपिटल ऑफ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि 10% से ज्यादा यहाँ पर रियल एस्टेट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपने देखना है कि 10% से ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती। उसके बाद देखो क्या है रिलेशनशिप विद सब्सिडरी। जब बैंक यहाँ पर अपनी सब्सिडरी ओपन करता है पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर कैसे बैंक उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, बैंक का रवैया क्या होगा उस सब्सिडरी के खिलाफ, कितना वो जो है इंटरफेयर कर सकता है, वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो द पेरेंट एंड स्पॉन्सर कंपनी शैल मेंटेन आर्म लेंथ रिलेशनशिप विद द सब्सिडरी। तो जो भी पेरेंट या स्पॉन्सर बैंक है जिसने यहाँ पे सब्सिडरी को ओपन किया है तो वो जो है आर्म लेंथ रिलेशनशिप। आर्म लेंथ क्या होता है जनरली, आर्म लेंथ का मतलब क्या होता है, आर्म लेंथ में हम क्या करते हैं जैसे हम दूसरी पार्टी के साथ डील करते हैं वैसे ही हम सब्सिडरी के साथ डील करते हैं। यानी कि जो मान लो जैसे एग्जाम आर्म लेंथ यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, मान लो यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पे एक बी पर्सन है एक सी है, ठीक है। तो ये पर्सन इसका रिलेटिव है, क्या है यहाँ पर एक सी पर्सन रिलेटिव है और ये कोई और डिफरेंट पर्सन है जिसको ये जानता नहीं। इसकी एक कार की दुकान है, ये यहाँ पर आता है और इससे कार खरीदता है, ठीक है। तो इस पे ये कितने पे लगाता है 50,000 रुपीज, कितने पे मान लो 50,000 की लगाता है, बस ये आती नहीं है, मान लेते हैं सेकंड हैंड कार होगी। उसके बाद क्या है यहाँ पर सी पर्सन, ठीक है, इसका रिलेटिव आता है, ये भी यहाँ पर आता है और ये कहता है कि मुझे कार चाहिए। तो सेम कार सेम मॉडल सेम उसकी कंडीशन, ये इसको बेच देता है कितने में 50,000 रुपीज में। तो अब आप देख सकते हो कि इन दोनों को इसने एक तरीके से ही ट्रीट किया, मतलब कि जो एक पर्सन जो कि रिलेटेड नहीं था उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसको भी उसने उतने में बेचा और जो सी पर्सन है उसको भी इतने ही बेचा। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं आर्म लेंथ। यानी कि जो हमारी पेरेंट कंपनी स्पॉन्सर कंपनी है तो वो भी सब्सिडरी के साथ आर्म लेंथ रिलेशनशिप ही मेंटेन करके रखेगी। उसके बाद जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ठीक है, जो स्पॉन्सर है वो रेगुलर बेसिस पे जो हमारी सब्सिडरीज है क्या काम कर रही है उसकी यहाँ पर चेकिंग करती रहती है। यानी कि अगर कोई गलत काम कर रही होती है तो उसको पकड़ लिया जाता है और उस पर जो है नहीं जरूरी होता है। उसके बाद जो अकाउंट्स होते हैं उनकी इंस्पेक्शन की जाती है, ऑडिट की जाती है, ताकि अगर किसी भी तरह का फ्रॉड चल रहा हो तो वो यहाँ पर पता लग जाए। उसके बाद देखो कोई भी सब्सिडरी कंपनी एक और सब्सिडरी कंपनी ओपन नहीं कर सकती। यानी कि अगर बैंक ने कोई सब्सिडरी कंपनी ओपन की है तो वो सब्सिडरी कंपनी कोई और सब्सिडरी कंपनी यहाँ पर अपनी ओपन नहीं कर सकती, ये एक कंडीशन होता है। क्लियर है। उसके बाद द सब्सिडरी शैल नॉट मेक एनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। यानी कि जो हमारी यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी है वो किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। अब आप सोचोगे कि फिर ये बनाई किस लिए है ना, इसका फायदा क्या बनाने का। तो यहाँ पर देखो इंटेंशन देखा जाता है। जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है अगर उसका इंटेंशन है कि वो जो है यहाँ पर जो हमारी कंपनी है उसको इन्वेस्टमेंट करके उसका कंट्रोल अपने पास लेना चाहती है, ठीक है, तो उस केस में वो जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। अब वैसे इन्वेस्टमेंट कर सकती है नॉर्मल, अगर
इन्वेस्टमेंट की शेयर्स खरीदे, कोई बात नहीं, पर अगर उसका इंटेंशन है उसके ऊपर कंट्रोल रखने का, ठीक है, तो वो नहीं कर सकती। हालांकि उसकी एक्सेप्शन है, अगर वो आरबीआई से अप्रूवल ले लेते किसी तरीके से, आरबीआई अप्रूव कर देता है तो वो काम चल जाता है। यानी कि जहां पर सब कुछ मना है पर अगर आर कह रहा है कि हाँ कर सकते हो तो उसको अलाउ हो जाता है। तो ये हमारी क्या थी यहाँ पर पैरा बैंकिंग एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पर ओवर होता है।